अब जो आपको गॉसेस लॉ कराया उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि मैंने आपको बताया था गॉसेस लॉ से कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो वो कैसे होती हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपकी बुकलेट के अंदर डाइपोल इंटरेक्शन गिवन है, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको पढ़ लें, बट उसकी डिटेल्स में ना जाएं। अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट इन केस आ भी जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। सो उसकी ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस ना करें, बट जस्ट थोड़ा बहुत देख लें। तो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अगर लेट अस सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उन केसेस के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अभी तो पहले मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था। अब गॉसेस लॉ से ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। लेट अस सपोज कि फॉर एन इंटरनल पॉइंट निकालते हैं। गॉसेस लॉ यूज़ करने से पहले एक और चीज़ बताऊँ कि गॉसेस लॉ जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। लेट अस सपोज कि ये स्फीयर है और हमको किसी एक पॉइंट यहाँ से सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे निकालना है, तो हम गॉसियन सरफेस क्या यूज़ करेंगे? वो भी एक स्फीयर होगा, ऑलराइट, वो भी एक इमेजिनरी सरफेस हम एज्यूम करेंगे जो कि एक स्फीयर है। तो गॉसेस लॉ यूज़ करने के लिए हमको एक इमेजिनरी कुछ हमको सरफेस बनाना पड़ता है। इस सरफेस की 2-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी बुकलेट में भी गिवन है कि एक तो ये जो हमारा सरफेस बनाया है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E की वैल्यू सेम हो। क्योंकि ये सेम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, तो ये जो E की वैल्यू है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होगी तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और हमको कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। तो इसलिए ये हमेशा तब लिया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से हमेशा रेडियली डायरेक्टेड हो, यानी रेडियस की तरफ डायरेक्टेड हो। उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा उससे रेडियली डायरेक्टेड हो। और ये हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक हो, ये जो सरफेस है ये हमेशा सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है। जैसे कि स्फीयर के केस के अंदर अगर हमारा यहाँ पर चार्ज था या जो भी इसके अंदर चार्ज थे, तो ये सिमेट्री कब आएगी? जब ये खुद स्फीयर होगा, ठीक है। तो जब भी गॉसियन सरफेस जब भी हम निकालेंगे तो ये हमको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है या फिर इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बताओ कि ये कहाँ पर जा रही है और किस तरीके से जा रही है, तभी हम गॉसेस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो डेल फाई क्या आएगा यहाँ पर इस केस के अंदर? दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू E बाहर आ गया, क्योंकि इस सरफेस पे कांस्टेंट है पूरा, तो इसकी वैल्यू E है। और ds कितना है इस सरफेस के लिए? बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ds कितना हुआ? 4πr² इसका सरफेस एरिया। तो E डॉट 4πr² इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना होगा? रो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है तो रो इंटू 4/3πr3 इसकी वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका चार्ज इनसाइड होगा। तो E की वैल्यू आपने यहाँ से देखा तो डायरेक्टली आ गई रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कि ये कितना सिंपल हो जाता है गॉसेस लॉ को अगर हम यूज़ कर लें। तो सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी देखें तो एक्सटर्नल पॉइंट R पर हम एक सिमेट्रिक वो बना देते हैं, स्फीयर बना देते हैं। तो E डॉट 4πr², E कोई भी मतलब यहाँ पर जो है इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अंदर का Q है जो कि पूरे स्फीयर को अंदर ले रहा है, तो यहाँ पर आया E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखें कि जो हमने इंटरनल पॉइंट के लिए देखा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ना कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती जो कि अंदर वालों से होती है, बल्कि बाहर वाले चार्जेस को भी अपने आप देख लेती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और चार्ज जो होता है ये Q इनसाइड होता है, ऑलराइट। सिमिलरली अगर हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड हो, ठीक है, तो हमको उन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर। लेट अस से कि इससे डिस्टेंस r है, तो हम सिमेट्रिक सरफेस क्या बनाएंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे, ऑलराइट, जो कि इसके पैरेलल यूँ चलता रहे और ऐसा हो। तो क्या होगी उसकी? लेट अस सपोज कि उसकी लेंथ r है और यहाँ से इस पॉइंट का रेडियस r है, ये यहाँ पर होगा इसके ऊपर।
तो E इंटू 2πRL। अब ds है, सरफेस क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा इस तरफ डायरेक्टेड होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो इस डायरेक्शन में होगी। तो सरफेस एरिया कितना होगा, बाहर वाला सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ds क्या होता है, जो इससे इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 2πRL और इसकी वैल्यू है लैम्डा इंटू एल, इतना Q इनसाइड। इसके अंदर कितना होगा, Q लैम्डा इंटू एल, इतनी लेंथ है अगर दो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो गॉसेस लॉ से ये भी काफ़ी सिंपल हो गया। अगर आप कोई पूरे फॉर्मूले यूज़ करके इसको कैलकुलेट करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, बट गॉसेस लॉ से बहुत ही सिंपली और बहुत ईजिली आ जाता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यानी शीट है पूरी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। तो उन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब हम जो अपना सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, वो एक सिलेंडर ले लेते हैं जो कि ऐसे है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इधर E की डायरेक्शन में इधर होगी और इधर की तरफ E होगी, ओके। अब इधर की डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा कि इस पार्ट के लिए, इस साइड के लिए ds की वैल्यू इस डायरेक्शन में है और इस पार्ट के लिए ds की वैल्यू इस डायरेक्शन में है। तो नेट क्या आएगा, अगर मैं E डॉट ds करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E डॉट ds यानी पॉजिटिव प्लस E डॉट ds, E इंटू ds, और यहाँ पर क्या है प्लस E डॉट ds, तो ये हो गया 2E इंटू ds, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है तो उन केसेस के अंदर नेट E डॉट ds कितना आता है, 2E इंटू ds। अब ds की वैल्यू कितनी है, ds की कितनी है वैल्यू, ये वाली, ये वाला जो एरिया है ये वाला आएगा क्योंकि इससे बाहर निकल रहा है, ओके, इस पोर्शन से बाहर निकल रही है। तो ये इसका नॉर्मल वाला एरिया हुआ, नॉर्मल एरिया होता है, नॉर्मल एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू क्यू इनसाइड, इनसाइड कितना है, इतना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इसके अंदर एक और चीज़ देखें कि हमने ये वाले जो सरफेस है, जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये क्यों कंसिडर नहीं करा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है तो ds हमारा इसके लिए, इस पोर्शन के लिए कितना है, इस डायरेक्शन में होगा। तो E डॉट ds कितना हो गया, 0 हो गया, ऑलराइट। हमको पता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था E की वैल्यू हमको पहले पता होनी चाहिए, तभी हम गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। और पता है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, तो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी। बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा सरफेस हम इसके नॉर्मल वाला ही लेते हैं, ये वाला नहीं लेते। सिमिलरली यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट हो तो कंडक्टर जो होता है, अब यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेन शीट आ गई, ऊपर वाली नॉन कंडक्टिंग थी। जब कंडक्टिंग शीट आ जाती है तो उनके इसके अंदर क्या होता है कि लेट अस सपोज इस सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। तो इस साइड पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो एक तरह से गॉसियन सरफेस जो हमारा बनेगा वो सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में बनेगा, जहाँ वाला उसका कुछ वैल्यू नहीं होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमारा इधर वाला गॉसियन सरफेस बनता है वो भी हम सिलेंड्रिकल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, तो वो सिंपली आ जाती है E डॉट ds इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में और इनमें डिफरेंस है, या आप देख लेंगे कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में ये अंतर आ जाता है, ये ट्वाइस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी नॉन कंडक्टिंग में होती है। तो अब मैंने आपको जो बेसिक बताने थे उनमें मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप सिमिलरली बस आपको गॉस लॉ यूज़ करने में क्या डिफ़िकल्टी होगी, सिर्फ आपको गॉसियन सरफेस डिसाइड करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। अगर आप गॉसियन सरफेस आराम से डिफाइन कर पाते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाएंगे, और इनफैक्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा, वो सब आपके गॉसियन लॉ यूज़ करके बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो आप बस ये करिए कि बस गॉसियन जो सरफेस है उसको किसी तरह कैलकुलेट करना सीख लीजिए कि वो कैसे बनेगा और कैसे आएगा। नाउ लेट अस